Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हजारों बच्चे नौजवान मेरे और पिताजी के हाथों सर्विस लगे हैं। अगर कोई एक भाई भी कह दे कि नरेंद्र सिंह या उसके परिवार ने, उसके रिश्तेदार ने एक नया पैसा भी किसी रिश्वत ले आओ, ज़िंदगी में वोट नहीं मांगेंगे। और मैं आभारी हूँ माननीय हुड्डा साहब का कि उन्होंने जैसा भी हमने कहा हर क्षेत्र में, हर बरादरी के लिए, हर गांव के अंदर बहुत विकास कराया। हमारे कांग्रेस के शासन में हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर हमने मेवात जैसे पिछड़े इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया। अगर जैसे किसी इंसान के अगर 3 टुकड़े कर दिए जाएँ तो जिंदा कैसे रहेगा। तो एक साजिश के तहत अटेली हल्का जो पुराना क्षेत्र था जहाँ से हमारा परिवार 5 बार विधायक बन चुके थे, उसका 3 टुकड़े करने में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ हमें उसका नुकसान हुआ, अटेली के लोगों को भी नुकसान हुआ और हमें भी इस क्षेत्र का नुकसान उठाना पड़ा। सर, अटेली से कई सारे दावेदार हैं। अनीता यादव भी पूर्व विधायक है वहाँ से, उन्होंने भी तैयारी कर रखी है और लगातार अब भी तैयारी कर रही है। वो क्या लगता है कि उनकी और आपकी जो है तालमेल बैठ पाएगा टिकट को लेकर? नारोड़ विधानसभा के अंदर हमने बाबा खेतानाथ जैसे महान संत के नाम से एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के बाद की। दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत का बड़ा नाम है। जब भी जिस भी पार्टी में जाते हैं सत्ता बन जाती है। लगता है आपको कि हरियाणा में राव इंद्रजीत के बगैर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? अच्छा, सीएलयू वाला क्या मामला था? एक सीडी जो सामने आई थी, क्या था ये पूरा मामला और अभी क्या चल रहा है उसमें? विरासत में मिली राजनीतिक पहचान और 3 बार के विधायक, 1 बार हरियाणा सरकार के मंत्री रह चुके और कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हजका से चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल होना और सीएलयू कांड में सीडी का सामने आना। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह से आज हम जानेंगे कि किस तरह का उनका राजनीतिक सफर रहा और क्या कुछ मायने आज की राजनीति को देख रहे हैं वो। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। सर, किस तरह से देखते हैं कि आप राजनीतिक जो शुरुआत है आपकी कैसे हुई? क्या आपके मन में आया कि मैं राजनीति में जाऊं? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी जो एक साधारण किसान परिवार से संबंध रखते थे। ग्राम मंडाना जो नारनौल से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, पुराना अटेली हल्के के अंदर उस गांव आता था। और उस गांव में पैदा होकर के फिर पिताजी जो हमारा एक खेती बाड़ी का आम काम होता है, उसके बाद में पिताजी एक शिक्षक बने और शिक्षक के बाद में समाज सेवा में होते हुए वो राजनीति में प्रवेश किया और 1972 में पहली बार वो हरियाणा में विधानसभा के अटेली क्षेत्र से विधायक बने। उसके बाद अपने जीवन में 3 बार वो विधायक रहे और 1991 से 96 के दौरान में हरियाणा में कांग्रेस सरकार में पंचायत और विकास मंत्री के रूप में उन्होंने सेवा की। न केवल अपने क्षेत्र की अपितु समस्त हरियाणा में एक पहचान बनाई। गांव के रहने वाले थे इसलिए जानते थे गांव के लोगों का दुख क्या होता है, किसान का क्या दुख तकलीफ़ है, गांव का विकास क्या होता है। उन्होंने बखूबी से अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके और सभी इलाके के लिए, हरियाणा के लिए खूब विकास किया। जनता में उनका बहुत इस सराहा जनता ने इस काम को। उसके बाद में उनको 1996 जनवरी में हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जब आम चुनाव आए 1996 में तो मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और मैं अटेली विधानसभा से उस समय जब कांग्रेस के केवल 9 प्रत्याशी हम लोग जीत करके आए थे, उनमें से मैं एक शामिल था। मैं अटेली के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपना विधायक बनाया कांग्रेस पार्टी से। और उस समय राज कांग्रेस का नहीं बना क्योंकि हम केवल 9 ही एमएलए थे 90 में से। राज चौधरी बंसी लाल जी की हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी का ज्वाइंट शासन बना। मैं विपक्ष का विधायक था। इस नाते से मैं लोगों की समस्याओं को, धरने प्रदर्शन को, बिजली पानी की मांग को लेके अक्सर जनता के बीच में रहता था। लोगों की गमी में, खुशी में बीच में रहते थे और चंडीगढ़ की विधानसभा में अपने इलाके की आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाते थे। लोगों को ये बात रास आई। अगला चुनाव आया 2000 में, दोबारा कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया अटेली विधानसभा क्षेत्र से। फिर हम 21 लोग जीत करके आए। फिर मैं आभारी हूँ अटेली के लोगों का, दूसरी बार उन्होंने अपना विधायक बनाया। जहाँ पहले चुनाव में 22,000 लोगों ने अपना वोट देके मुझे एमएलए बनाया था, अब की बार 32,000 लोगों ने वोट देके मुझे दूसरी बार विधायक बनाया। बदकिस्मती से कहीं दोबारा से फिर कांग्रेस विपक्ष में रही और राज बना ओम प्रकाश चौटाला जी का, इंडियन नेशनल लोकदल का और भाजपा का। फिर वही उस 5 साल लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे, इलाके के आवाज़ को उठाया, धरने प्रदर्शन चंडीगढ़ में किया और सब काम करने के बाद में तीसरा चुनाव आया
2005 का, और 2005 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बना के तीसरी बार अटेली भेजा। मैं आभारी हूँ अटेली के लोगों का कि 42,000 भाइयों ने अपना वोट दिया मुझे। हालांकि वो चुनाव में कुछ वोटों से हार गया, लेकिन लोगों के प्यार में कोई कमी नहीं कह सकते। फिर 2009 में परिसीमन हो गया, अटेली विधानसभा के 3 टुकड़े हो गए। 50 गांव लगभग नारनौल में चले गए, 30 गांव नांगल चौधरी में चले गए, 50 गांव अटेली में रहे। उस समय मैं नारनौल विधानसभा से चुनाव लड़ा 2009 में मैंने, और हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से हमने चुनाव लड़ करके मैं चुनाव जीता। और लोगों की आवाज़ थी, लोगों की इच्छा थी, और हमने अपनी पार्टी का उस समय 6 में से 5 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में उसका 2009 में विलय किया। माननीय मुख्यमंत्री उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब थे। उन्होंने मुझसे पूछा, नरेंद्र जी क्या चाहिए आपको राव साहब? तो मैंने एक ही बात कही थी कि मुझे इलाके के लोगों को काम होने चाहिए, इलाके में विकास होने चाहिए। और मैं आभारी हूँ माननीय हुड्डा साहब का कि उन्होंने जैसा भी हमने कहा हर क्षेत्र में, हर बरादरी के लिए, हर गांव के अंदर बहुत विकास कराया। पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी गई। और आगे 1 साल के बाद में, 1.25 साल के बाद में उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का हरियाणा में मौका दिया। मैं उनका आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी का, आदरणीय हुड्डा साहब का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और उनके सहयोग से, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से हमने हरियाणा में बेहतरीन काम किया। जो अब तक मेडिकल कॉलेजेस पुराने रोहतक हुआ करता था, हमारे कांग्रेस के शासन में हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर हमने मेवात जैसे पिछड़े इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया। सर अटेली चुनाव की बात कर रहे हैं आप। अटेली में जब आप तीसरी बार लड़े तो तीसरी बार में हार का सामना करना पड़ा। मतलब कहीं लगता है आपको कि प्री सीमन जो हुआ है उस प्री सीमन का नुकसान आपको भी भुगतना पड़ा या पूरे अहिरवाल को भुगतना पड़ा है प्री सीमन? बहुत ज़्यादा। मैं समझता हूँ हमारे साथ एक बहुत बड़ी साजिश थी, ज्यादती थी कि अगर किसी इंसान के अगर 3 टुकड़े कर दिए जाएँ तो जिंदा कैसे रहेगा। तो एक साजिश के तहत अटेली हल्का जो पुराना क्षेत्र था, जहाँ से हमारा परिवार 5 बार विधायक बन चुके थे, उसका 3 टुकड़े करने में एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ हमें उसका नुकसान हुआ, अटेली के लोगों को भी नुकसान हुआ और हमें भी इस क्षेत्र का नुकसान उठाना पड़ा। सर परिसीमन का नुकसान हुआ, आपके पिताजी पूर्व मंत्री थे। कोई ऐसी राजनीतिक बातें जो कभी आज भी आपको याद हो कि भाई पिताजी ये कहते थे कि राजनीति में इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके जहन में हो? देखिए, मैं पिताजी के साथ में न केवल उनके बेटे के रूप में, अपितु उनके पीए के रूप में, सहायक के रूप में, ड्राइवर के रूप में मैं अक्सर उनके साथ रहता था। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो अक्सर कहते थे कि आप लोगों को तो भाई एक मंत्री के बेटे कहलाओगे, लेकिन मैं तो एक किसान का बेटा हूँ। उस राम प्रसाद जी के नाम से, मेरे दादा का नाम स्वर्गीय राम प्रसाद जी थे, कि जिन्होंने अपने हाथों से हल बाया। हमारे परिवार, आम बताया मैंने आपको, जैसे खेती बाड़ी संबंध रखने वाला परिवार रहा। ये तो उनका एक बड़ा मेहनत करके अपने आप को पूरे प्रदेश लेवल के ऊपर लेकर के आए। और हमेशा उन्होंने बड़े अच्छी चीज़ें उनसे हमने सीखी, जैसे साधु संतों के अंदर विश्वास प्रकट करना। गुरु महाराज बाबा केदारनाथ जी, स्वामी सनानंद जी महाराज, ऐसे साधु संत जो बड़े पहुँचे हुए संत रहे, उनके सानिध्य में जाने का उनके माध्यम से मौका मिला। और भगवान में विश्वास करने का, कि परमात्मा में विश्वास करके उन्होंने साबित किया कि ये गांव के अंदर पैदा होकर के आदमी, एक साधारण किसान परिवार में पैदा होकर के आप अगर चाहें, मेहनत करें लगन से, तो आप प्रदेश में कहीं भी तक पहुंच सकते हो और लोगों पे नाम कर सकते हो। तो आज भी अटेली क्षेत्र के लोग, हरियाणा के लोग उनको याद करते हैं। सर आप 2 बार अटेली से विधायक रहे, नारनौल से विधायक बने, अब फिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि वापसी अटेली की तरफ, नारनौल की विधानसभा को छोड़कर? देखिए, ये चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, ये तो पार्टी काम है। हम निर्दलीय लोग नहीं, इंडिपेंडेंट, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारा नेता करेंगे। सच बात ये है कि बहुत समय से इन लोगों की, साथियों की, अटेली के लोगों की खास तौर से इच्छा रही थी कि नरेंद्र जी, आपका संबंध अटेली से रहा है, आप नारनौल चले गए, चलो चुनाव भी लड़े, जीत भी गए, वहाँ मंत्री भी रहे, लेकिन आपको पुनः अटेली में आकर के, और आप 2 बार यहाँ से विधायक रहे हो, तो आगे एक मौका आपको दोबारा से अटेली के लोग देना चाहते हैं। और आपको मौका मिले, सरकार में साझा हो, तो दोबारा से आप अपने पिताजी की तरह इस इलाके की सेवा करें। और जो लोगों का मैं अपने आप पे जो एहसान समझता हूँ कि 2 बार जो मुझे विधायक बनाया और मैं फिर अटेली में रहा, जब विपक्ष में रहा, तो ये है कि लोग चाहते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस का राज बनेगा। लोग मौजूदा शासन से दुखी हैं, परिवर्तन होगा और अटेली के लोगों का अगर मुझे सहयोग और आशीर्वाद मिलता है
तो मैं चाहता हूं कि उन लोगों को लिए काम किया जाए, चाहे गांव का विकास की बात हो, चाहे नौजवान की रोजगार की हो, या इस इलाके की जो भी मांगे हैं उसको हम जोर शोर तरीके से उठाएं। सर, अटेली से कई सारे दावेदार हैं। अनीता यादव भी पूर्व विधायक है वहाँ से, उन्होंने भी तैयारी कर रखी है और लगातार अब भी तैयारी कर रही है वो। क्या लगता है कि उनकी और आपकी जो है तालमेल बैठ पाएगा टिकट को लेकर? देखिए, अनीता जी हमारी छोटी बहन है। रही बात टिकट का, तो ये पार्टी का काम है। पार्टी जिसे ठीक समझेगी वो फैसला पार्टी लेगी, और मैं समझता हूँ फैसला मुझे भी या बहन अनीता को भी मान्य होना चाहिए। हम सब मिलकर करेंगे। अगर हमारा उद्देश्य हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना है, हमारा उद्देश्य जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करना है, आने वाली सरकार को अगर बनाना है, तो हमें उनके फैसले को, पार्टी के फैसले को मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। तो फिर विधानसभाएं कैसे डिसाइड होंगी? मेहनत तो बराबर कर रहे हो दोनों। वहाँ से नारनौल की जो विधानसभा है खाली है, वहाँ से कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहे ज़्यादा। कोई विधानसभा खाली रहती नहीं है। जहाँ पार्टी आदेश देगी लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत से लोग हैं, हमारे अलावा भी बहुत इच्छुक हैं उम्मीदवार जो लड़ना चाहते हैं। और पार्टी में काम करना और कोशिश करना, टिकट लड़ाई लड़ना सबका अधिकार है। नहीं मेरा केवल अनीता बहन का नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं, सबका अधिकार। ये काम तो पार्टी का है। पार्टी जो समझेगी, जो जिम्मेदारी देगी, हम उसको निभाएंगे। लोकसभा के चुनाव भी आपने लड़े थे हजका से जी, महेंद्रगढ़ भिवानी से। कामयाबी हासिल नहीं हो पाई, वो अलग बात है। लेकिन क्या कुछ खामियां रही? बड़े सारे चुनाव लड़ने के बाद राजनेता समझ जाते हैं कि हमारी ये कमियां रही, इस वजह से हम चुनाव हारे हैं या इस वजह से हम जीत गए हैं। तो क्या कुछ खामियां जो आपको वहाँ नजर आई? देखिए, जहाँ लोकसभा की बात है, वो चुनाव हरियाणा जनहित कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, एक शुरुआत थी, पार्टी बनी थी, और मैं कोई उम्मीदवार इच्छुक भी नहीं था चुनाव लड़ने का। वो तो अनायास में ही पार्टी ने, कुलदीप बिश्नोई जी ने, आदरणीय भजन लाल जी ने आदेश किए कि चुनाव नरेंद्र सिंह आपको लड़ना है। तो अचानक पिछले लास्ट 15 दिन के अंदर ये चुनाव हुआ। लेकिन मैं आभारी हूँ अपने इलाके के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के लोगों का, जिन्होंने इतने कम समय में, और हरियाणा के 2 दिग्गज परिवार, चौधरी देवीलाल जी की पोते सियाजे चौटाला जी और चौधरी बंसी लाल जी की पोती सुरती चौधरी मुकाबले में हो, और वहाँ आपको 2 लाख से ज़्यादा मत आए। मैं तो आभारी हूँ उन लोगों का कि जो बिना तैयारी के हमने चुनाव लड़ा। तो इसलिए उसमें हम अपनी कमी नहीं कह सकते। हम तो कहते हैं कि लोगों ने बहुत साथ दिया, वरना लोग पूरी जीवन लगा देते हैं, गाँव के पंच नहीं बन सकते। तो ऐसा नहीं था। ये तो एक परिस्थिति की बात होती है, और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी होती, कोई होता, तो आप सांसद भी बनता। लेकिन फिर भी आभारी हैं लोगों के, उन्होंने अपना सहयोग दिया। और मेरा ये पहला चुनाव था, और अचानक मुझे लड़ना पड़ा बिना तैयारी के, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का सहयोग मिला, बहुत वोट मिला, इसमें कोई शक नहीं है। सर, लोकसभा का चुनाव पहला था, आप कहते हैं भाई जल्दबाजी में लड़ना पड़ा। उसी पार्टी से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, कांग्रेस में आ गए, स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए। वहाँ की जनता की भावनाएं जो है, कहीं ना कहीं लगता है कि आपको हाथ हुई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि 2014 में और 2019 में जो देश के अंदर या प्रदेश में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर लोगों ने मोदी जी के नाम के ऊपर, बीजेपी के नाम के ऊपर वोट डाला। जो वायदे मोदी जी ने प्रदेश की जनता से, देश की जनता से किए, लोगों ने उन पर विश्वास किया। चाहे वो नौजवान को रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई कम करने का हो, चाहे किसान की आमदनी दोगुनी करने का हो, चाहे विदेश से काला धन लाने का हो, आदि आदि जो भी नारे थे। प्रदेश की जनता हमारी भोली है, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके विश्वास किया गया। और लोगों ने उम्मीदवार नहीं देखा कि कौन नरेंद्र सिंह खड़ा है या कौन उनके मुकाबले में खड़ा है। लोगों ने आंख बीच करके वोट डाला। तो इसलिए ये नहीं है, हमने जितना रिकॉर्ड तोड़ काम किया, पूरे नारनौल विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के अंदर करोड़ों रुपए विकास का दिया गया। नारनौल विधानसभा के अंदर हमने बाबा खेतानाथ जैसे महान संत के नाम से एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र के बाद केवल नारनौल में। नारनौल के अंदर बाईपास नहीं था जिला हेडक्वार्टर होने के बावजूद, हमने वो बनाया। पानी का, सीवरेज का, हर दृष्टि से मदद की गई, और नौजवानों को भी रोजगार में मदद दी गई। ये बात नहीं थी काम की वजह से नहीं है, केवल लोगों का रुझान रहा, और मोदी जी के उसके नाम के ऊपर से हमें ये फैसला लेना पड़ा। लोगों का फैसला हुआ और हम स्वीकार करते। प्रदेश की जनता है, जो भी
फैसला देगी, हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ये देखना है। और आप अगर तुलना करें तो आप कोसली में देख सकते हो, क्या दीपेंद्र हुड्डा जी ने कोसली में कम काम किया था कि उनको लगभग 75,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, 14 में भी 19 में भी। ऐसा नहीं है, वो पूरे बताया मैंने आपको कि पूरे प्रदेश के अंदर ही, और प्रदेश का देश के अंदर ऐसा माहौल रहा कि लोगों ने उम्मीदवार देखा नहीं किसने कितना काम किया, किसका स्वभाव क्या है। तो वो हमारा उम्मीदवार का कोई दोष नहीं कि हमारी कमी की वजह से हम हारे हो, बल्कि लोगों ने परिवर्तन चाहते थे। लोगों ने देखा कांग्रेस लंबे समय तक काम किया है, क्यों नहीं हम भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को मौका दें, तो हो सकता है देश के लोगों को बहुत कुछ नया चीज़ मिलेगी। लेकिन अब जरूर देश के लोग 2 योजना के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सभी राजनेता ना अपने बच्चों के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, और अब आपके बेटे भी के प्रति आपकी क्या राय है राजनीतिक भविष्य को लेकर? देखिए, फैसला तो हर इंसान को खुद ही करना पड़ता है कि उसको आगे क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा बेटा जो कृष्ण राव है, उसने चुनाव लड़ा जिला युवक कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का, और डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ करके वो जिले का युवा का अध्यक्ष बना। लॉ ग्रेजुएशन की उसने दिल्ली से, LLB किया, दिल्ली में थोड़े दिन कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए और प्रैक्टिस भी की। फिर राजनीति के अंदर भी उसका इंटरेस्ट रहा, तो यूथ कांग्रेस के माध्यम से उसने चुनाव लड़ के प्रवेश किया। आज भी वो प्रदेश का उपाध्यक्ष है। अभी पार्टी ने उनको और जिम्मेदारी दी हुई है। अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको किसान जो हमारा सेल है उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली है। तो ये तो उनका अपना काम है, आदमी को क्या राजनीतिक टेस्ट है या नहीं है। हमारी कोई वो नहीं है कि बेटा राजनीति में आए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये उनका स्वयं फैसला करना है कि उसको फील्ड में रहना है नहीं रहना, क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, वो अपना जीवन कैसे जीना चाहता है जी सकता है। अगर राजनीतिक व्यक्ति के परिवार से काम करते हुए लोगों के बीच में आकर के आते हैं तो सभी आदमी का अधिकार है, राजनीतिक लोगों का भी होना चाहिए। और भी बहुत से हरियाणा के अंदर देश के उदाहरण हैं, चाहे बड़े लोगों की हों चाहे छोटे की हों, चाहे मुख्यमंत्री लेवल हो, प्रधानमंत्री लेवल हो, मंत्री लेवल हो, विधायक लेवल हो। ये तो जनता ही चुनेगी कौन उचित है या कौन नहीं है। मेरे पिताश्री राजनीति में थे, उनके बाद मुझे भी 3 बार लोगों ने मौका दिया है। तो ये तो मैं लोगों के बीच रहा। आदमी अपने परिवार के नाम पे, पिता के नाम पे एक बार विधायक बन सकता है, लेकिन बार बार तो नहीं बन पाएगा। अगर लोगों के बीच सेक्रेटरी नहीं रह पाएगा, लोगों के बीच में वो काम नहीं करेगा, लोकप्रिय नहीं रहेगा, तो कैसे काम करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ इस निर्णय स्वयं अपना खुद ही करना है, किसान को आगे क्या जीवन में क्या करना है। सर, ऐसा लगता है कि आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो चिकित्सा स्वास्थ्य में बहुत सारे सुधार होने चाहिए थे। ये जो आयुष्मान कार्ड आज बना है, अब सरकार इस कहती है कि हमने आयुष्मान कार्ड बनाए, बहुत सारे लोगों के फ्री में इलाज हो रहे, ये उस समय भी बन जाना चाहिए था और लोगों के इलाज हो जाने चाहिए थे उस समय फ्री में। हमारे समय में इस टाइप की कोई योजना देश में शुरू नहीं थी, लेकिन हरियाणा उन राज्यों में बहुत आगे था जहां लोगों को सुविधाएं दी। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री मेडिसिन की सुविधा थी तो हमारे समय के दौरान शुरू हुई। फ्री एम्बुलेंस की सुविधा हमारे दौरान शुरू हुई। ऑपरेशंस वगैरह की सुविधा भी हमारे टाइम के अंदर शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेजेज देश के अंदर, अगर महिला मेडिकल कॉलेज कहीं बना तो पहले हरियाणा के अंदर सरकारी बना, गोहाना के अंदर भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, और पिछड़े इलाके में बना जिससे मैंने आपको बताया, मेवात में बना, करनाल के अंदर हमने बनाया, और बहुत से दूसरे सहयोग से बने जो अदर्स गवर्नमेंट के अलावा थे। तो ऐसा नहीं है, बहुत काम हुआ है और काम की गुंजाइश रहती है, आगे भी काम होते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। आयुष्मान योजना तो अभी सरकार की वो योजना है, उस समय हमारे समय में ये चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी गरीब लोगों के लिए पूरी तरह से हमारे जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे प्रदेश के PGI वगैरह हो, सब में पूरी हॉस्टल फैसिलिटी रही है। जब भी चुनाव आते हैं नेता नारा लगाते हैं कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हुआ, क्या कभी ये भेदभाव की राजनीति है ये खत्म होगी, कभी दक्षिणी हरियाणा को इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ दक्षिण हरियाणा में को इंसाफ मिलना चाहिए, मिलता भी रहा है। जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, हम तो अपने समय कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि बने तो हमने दिल से काम किया, लोगों के मन से सेवा की, 24-24 घंटे मोबाइल टेलीफोन खुले रखे। हमने कभी लोगों से भेदभाव नहीं किया, कभी नहीं पूछा आने वाले से कि आपने किसको वोट दिए थे या वोट नहीं दिए तो उसका काम नहीं करेंगे। तो रही दक्षिण हरियाणा की बातचीत है, मुख्य रूप से यहाँ मैं समझता हूँ कि पानी जो है जीवन रेखा है हमारे इस इलाके के, नहरी पानी की बात जो है उस पर ज़रूर काम होना चाहिए था। हमारे टाइम के अंदर कांग्रेस सरकार में आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस समय सरकार में ये काम हुआ। आसिफ बुटाना रहे का
लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। हमने अपने तरीके से कांग्रेस के समय के अंदर खूब काम किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आई, देखिए आप, दक्षिण हरियाणा के अंदर है, महेंद्रगढ़ के अंदर बनाई गई हमारी कांग्रेस सरकार के समय में। कितना विकास हुआ। करीना के अंदर सब डिवीज़न बनाया गया। हर दृष्टि मैंने आपको गुनाया, नारनौल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला गया। रेवाड़ी दक्षिण हरियाणा में आता है, यहाँ हमारी आपके जो है ये इंदिरा गांधी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो ऐसा नहीं है, अगर जनप्रतिनिधि चाहें, सरकार ये चाहे कि मुझे उस इलाके के काम करने हैं तो ज़रूर काम होने चाहिए। अब हम राज्य में होते नहीं करेंगे तो हमारी कमी मानी जाएगी, लेकिन हम ये दावे के साथ कर सकते हैं जब हम सत्ता में थे हमने अपने इलाके के लोगों से इंसाफ किया है और पूरी तरह मन से लोगों की सेवा की है, काम किया है। मैक्सिमम सरकार जो सुविधा होनी चाहिए सरकार को सुविधा दिलवाई गई है। दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत का बड़ा नाम है। जब भी जिस भी पार्टी में जाते हैं सत्ता बन जाती है। लगता है आपको कि हरियाणा में राव इंद्रजीत के बगैर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? देखिए, ऐसा नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जी का एक अपना प्रभाव है, पुराना परिवार है, उस इलाके के सिरमौर नेता रहे हैं, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सरकार बनाना या नहीं बनाना लोगों का काम है। ये तो आपको पता है 2014 से माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी के पक्ष का रहा, तो इसलिए स्वाभाविक है जो भी व्यक्ति उस समय बीजेपी के अंदर था तो हमें लगा होगा इस बात को लेकर के। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों का मन था, पूरे हरियाणा के अंदर ही लोगों ने शासन दिया है, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। और वो रविंदर सिंह जी हमारे इलाके के वरिष्ठ नेता है, हमने साथ बतौर विधायक भी उनका साथ काम किया है, देखा है, और अच्छा है, अपने ढंग से वो काम कर रहे हैं। सर, आजकल कैप्टन अजय सिंह के भी बगावती सुर नजर आ रहे हैं। वो भी अलग अलग बयान देते रहते हैं। क्या लगता है कि सब ठीक चल रहा है कांग्रेस में अब? नहीं, बिल्कुल ठीक है। कैप्टन साहब वो भी हमारे हिरवाल के इस इलाके के रेवाड़ी से बड़े वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं। आज भी उनके सपुत्र भाई चिरंजीव जी रेवाड़ी से विधायक हैं। और रही बात ये कि वो पार्टी के प्रति वो बिल्कुल समर्पित है, कांग्रेस पार्टी में पूर्ण उनका विश्वास है। लेकिन थोड़ा सा वही बात है जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, वीर साहब वाले कप्तान साहब थोड़ा जुझारू हैं, जरा उनको कई बार गुस्सा जल्दी आ जाता है और किसी बात पे महसूस कर जाते हैं। बाकी कांग्रेस के प्रति और पार्टी के प्रति उनका पूरा लगाव है, पूरी तरह से एक अच्छा इंसान है और बढ़िया ढंग से सेवा कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, सीएलयू वाला क्या मामला था? एक सीडी जो सामने आई थी, क्या था ये पूरा मामला और अभी क्या चल रहा है उसमें? देखिए, वैसे तो ये मामला अदालत में विचाराधीन है, तो हमें उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि हम राजनीतिक लोग हैं, जहाँ हमारे मित्र हैं वहाँ हमारे विरोधी भाई भी होते हैं। तो एक साजिश के तहत कोई साथी, मैं पंचायत भवन में बैठा था नारनौल में और लोगों को सुन रहा था। कोई साथी आता है कि मंत्री जी आपसे कोई बात करनी है। बोलिए भाई मेरे स्टाफ गनमैन पीए वगैरह सब बैठे हुए थे, बोलिए। लिफाफ में से कागज़ निकाल के देते हैं कि साहब ये क्या है। मैंने कहा बताओ भाई क्या बात, क्या काम है। सर ये सीएलयू के पेपर है। तो मैंने कहा भाई सीएलयू तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये डिपार्टमेंट तो मुख्यमंत्री जी के पास है, मेरे पास नहीं है, मैं तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री हूँ मैं। उनका साहब कुछ भी हो जी, आप मंत्री जी हमारी मदद कर दो, काम करवा दो। और कुल मिलाकर लास्ट में कहने लगे साहब इस ज़मीन को आप फिर प्रभावी व्यक्ति हो, किसी को कह करके बिकवाई देना। तो मेरा मतलब ये था कि मेरी एक स्वभाव रहा, नेचर, हर आदमी आ गया मिल गया। मैं जनहित कांग्रेस था, जब से उस व्यक्ति को जानता था, पुराना आता जाता रहता था। तो कभी मैंने कहा हर आदमी आते हैं, अपने दूसरे हरियाणा में मंत्री होता है, दूसरे जिले के लोग भी आते हैं। तो आकर के उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की, मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि साहब ऐसा नहीं है, मेरा काम नहीं है। जहाँ तक कोई बेचने की बात है, कोई अगर कोई साथी ऐसा होगा, इच्छुक होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, आप जाके उससे मिल लेना, उससे बात कर लेना अपने। इतनी ही बात थी। लेकिन क्या है कि वो बीच में अब युग बदल गया, एडिटिंग वगैरह के माध्यम से वो ऐसा साबित किया गया कि साहब शायद मंत्री जी ही उस सीएलयू के नाम पर कोई पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई बात करनी होगी व्यापार की या सीएलयू की, तो क्या वो पंचायत भवन में पब्लिक के बीच में करेगा जहाँ सब घूम रहे? अलग नहीं कर सकता अपने घर में या रेस्ट हाउस कमरे में या किसी होटल में बैठ के कहीं भी कर सकता हो। पब्लिक के बीच में किसी क्या नौबत आ गई करने की। फिर उसके बाद में कमेटी बनी, जांच हुआ, वो कभी अप्लाई नहीं था वो कागज। आप देखिए वो सिविल साजिश थी आपको बदनाम करने की, आपके विरोधियों द्वारा आपका पॉलिटिकल कैरियर को खराब करने के लिए। हमने कहा हमें विश्वास अदालत के ऊपर, जो अदालत न्यायपालिका फैसला करेगा मंजूर है। हमने कोर्ट में भी ये कहा कि साहब ये जो उन्होंने जो सीडी या जो ये बना के भेजे हैं पेन ड्राइव वगैरह, ये सब जो है एडिटिंग किया हुआ है, उसी का ही बना रहे हैं। जो एडिटिंग करके इन्होंने किया है उसी को भी बनाया है इन्होंने, चिप को और आपको पेन ड्राइव को।
तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। आप इसका सैंपल टेस्ट कराएं लेबोरेटरी वगैरह के अंदर। तो इसलिए हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। सच्चाई की बात यह है, जब एक चीज़ साबित ही नहीं हुई, अगर कोई मान लो किसी का मर्डर नहीं हुआ तो उस पर 302 कैसे लग सकता है? जब एक कागज ही टाउन कंट्री प्लानिंग कहता है कि साहब इस नाम का कोई कागज सीएलयू के लिए अप्लाई नहीं किया गया, तो इसका मतलब सीएलयू तो हुई नहीं, ना अप्लाई किया गया। वो तो सिर्फ कोई साथी आ गया और वो बातें आपके कुछ नोट करना, जैसे आप इंट्रो ले रहे हैं, उन्होंने किया, फिर बाद में एडिटिंग के माध्यम से कहीं की बात कहीं लगा लोगों करके उसको जोड़ने की कोशिश की गई, और ये कि साजिश थी। तो हालांकि हमने कहा सब बिल्कुल, हमें परमात्मा पे और देश की अदालत पे पूरा भरोसा है। अगर हमने दोषी है, कोई गलत काम किया तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं है तो अच्छी बात है, निर्दोष है तो हम बाइज्जत बरी होने चाहिए। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। हमने तो माननीय अदालत में विचाराधीन है मामला, और जब फैसला आएगा हमें सर्वमान्य है। सर किसका लगता है कि कौन था ये सब साजिश के पीछे? कभी इसके पीछे स्टडी की हो, गहनता से जांच की नहीं, हो? वो जो बाद में एप्लीकेशन डाली है तो इंडियन नेशनल लोकदल के विधायकों ने और उनके नेताओं ने डाली गई है, स्पष्ट हो गया था। हम कांग्रेस का, मैं विधायक मंत्री था, और चौटाला साहब के जो उनके थे, इन लोग के जो विधायक थे, उन लोगों ने एप्लीकेशन डाली है, उन लोगों ने एफिडेविट दिए हैं, तो स्पष्ट रूप से हो गया किसने काम कराया हुआ था, किसका साजिश थी। लेकिन कोई बात, जो जैसा करता है वैसा करता है, हमें उससे क्या लेना देना। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये तो एक सीधी की बात हो गई। मैं कहता हूँ सार्वजनिक जीवन में हजारों बच्चे, नौजवान मेरे और पिताजी के हाथों सर्विस लगे हैं। अगर कोई एक भाई भी कह दे कि नरेंद्र सिंह है, उसके परिवार ने, उसके रिश्तेदार ने एक नया पैसा भी किसी से पत ले आओ, जिंदगी में वोट नहीं मांगेंगे। हमने ईमानदारी से काम किया है। आप हर जगह जाके पूछेंगे, हर गांव के अंदर लोग मिलेंगे कहने वाले कि हाँ जी, हमने नरेंद्र जी के हाथ सर्विस लगे हैं। आपके कोसली हल्के में दौरा कर रहा हूँ, इस हल्के के अंदर बहुत से लोग मिले कई गाँव के अंदर लगातार, और वो कहते हैं हाँ साहब, हमने आपको अप्रोच किया था, हमारा काम हो गया। कल भी हम किसी गांव में बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा वो लिलोड या सुरेली गांव कौन सा था उनका जी, वो पंचायत सेक्रेटरी लगातार आपके पिताजी ने लगवाया था, रवि नाम का आदमी। तो बहुत ऐसे हजारों केस मिलेंगे आपको। तो अगर कोई आदमी की छवि खराब है, काम नहीं करना चाहता है, पब्लिक में करप्शन की उसकी इमेज है, स्पष्ट नजर आएगी। अगर हमने गलत काम करते तो मैं समझता हूँ हमारा परिवार 6-6 12 एमएलए नहीं बनता। तो अब भी हम साबित करते हैं, पब्लिकली हम इस बात कहते हैं कि हमने काम किया है, ईमानदारी से किया, और आगे भी ईमानदारी से सेवा करेंगे। सर बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार भाजपा अपने आपको कहती है, लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार होता है इस सरकार में? देखिए, आपके सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं हमारी जो कार्यालय है, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन के हों, HPSC के, जहाँ पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से वहाँ पैसे की बरामदगी हो गई, केस भी रजिस्टर हुआ गया, अधिकारी के मिली गई, उनके केस भी चल रहा है। तो आप स्वयं फैसला कर सकते हैं, आप पत्रकार है, आप जनता के बीच जाते हो, तो आपको ज़्यादा पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी हम तो कहते हैं जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आए, कोई भी व्यक्ति सरकार बनाए, लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, योग्य व्यक्तियों को उनका स्थान मिलना चाहिए। वो हमारे अपने इलाके के नौजवान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के वोटर सपोर्टर हों, और बढ़िया ढंग से काम हो प्रदेश के अंदर, सरकार वही अच्छी मानी जाती है। सर आपको रोहतक लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, नब्ज टटोल रहे हैं, नाड़ी में कुछ पकड़ में आया? बिल्कुल जी, मैं रोहतक पार्लियामेंट का मुझे आभारी हूँ मैं पार्टी का कि मुझे कोऑर्डिनेटर लगाया गया है, और मुझे जिला रोहतक में, जिला झज्जर में और जिला रेवाड़ी की कोसली विधानसभा के अंदर जाने का मौका मिला। गाँव में भी जा रहा हूँ, मीटिंगें भी कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया लोगों का रुझान है, लोगों में परिवर्तन है। और रोहतक पार्लियामेंट के लोग और ख़ासतौर से कोसली के लोग अब ये महसूस करते हैं कि इस इलाके से भूल हुई, चूक हुई। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत बढ़िया एक अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे सांसद के रूप में इस इलाके की आवाज़ को हमेशा पार्लियामेंट में उठाया, चाहे वही रेजिमेंट की बात थी, या इस इलाके के लिए और भी सुविधाओं की बात थी, या इस इलाके के अंदर विकास करने की बात थी, या बड़ी बड़ी संस्थाएं एम्स जैसी, IIM जैसी लाने की बात थी। जो होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि में योग्यता, गुण, वो सभी तमाम गुण दीपेंद्र हुड्डा जी में मौजूद है, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस इलाके की सेवा की है, कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लोगों के बीच जाकर के, लोगों के विश्वास के ऊपर, आने वाले समय के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी लाखों वोटों से जीत करके आने वाले लोकसभा में सांसद बनने जा रहे हैं। सर ये सांसद बनने की कवायद है, या दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब कुछ चल रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये चुनाव तो आपका पार्लियामेंट का चुनाव है, बाकी इसमें कोई शक नहीं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका परिवार आज कांग्रेस में बहुत वरिष्ठ है, सबसे वरिष्ठ है इस मामले के अंदर। और प्रदेश के लोगों ने जो काम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने किए, तो उनकी विश्वसता बढ़ी है लोगों के अंदर, और आने वाले समय के अंदर लोग उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस सरकार चाहते हैं।
और मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट भी एक तरह से सेमीफाइनल समझिए, रोहतक पार्लियामेंट भी हमारे लिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि चंडीगढ़ के अंदर लोग सरकार बनाना चाहते हैं, उससे पहले हरियाणा में हमारे कांग्रेस के एमपी 10 में से अधिक एमपी बना करके यहाँ से लोग भेजेंगे। आप देखिए, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं रोहतक लोकसभा में, भाजपा की सांसद को लेकर किस तरह की आपके सामने कुछ बातें आई हो या लोगों ने कुछ बताया हो कि क्या आज की स्थिति है भाजपा के विकास को लेकर? देखिए, 2019 में रोहतक लोकसभा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री अरविंद शर्मा जी को यहाँ से सांसद चुन के भेजा और वो चाहते थे कि अरविंद शर्मा जी आज भाजपा के सांसद बने हैं, पुराने अनुभवी रहे हैं, पहले भी सोनीपत करनाल सांसद रहे हैं, तो इस इलाके की सेवा करेंगे, इस तरह दीपेंद्र जंग की थी उससे ज़्यादा तरीके से करेंगे। लेकिन लोगों को इस बात का बड़ा दुख है कि सांसद महोदय इस इलाके के अंदर नहीं आ पाए, नहीं सेवा कर पाए। तो वो मैं समझता हूँ कि उस बात का और हमें दीपेंद्र जी को इसका फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय के अंदर लोग अपने एहसास करते हुए, काम को देखते हुए, तराजू में काम को तोलते हुए दोनों सांसदों के और दीपेंद्र जी को अपना समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देंगे। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री की बदली कर दी गई है, नायब सैनी को बना दिया गया है, कुछ फर्क पड़ेगा? लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर आएगा? देखिए, चुनाव के समय के ऊपर कांग्रेस समय में भी हमने मुख्यमंत्री बदले हैं, रिजल्ट आपके सामने आए हैं। पंजाब में हमने मुख्यमंत्री बदले थे तो क्या रिजल्ट सामने आया, आपके सामने है। मुझे लगता नहीं है मुख्यमंत्री जो बदले गए हैं उससे शायद इसी परिणाम को देखते बदले गए हैं कि हरियाणा के अंदर शासन फैल हो चुका है और किसी भी तरह सीआईडी की रिपोर्ट्स या जो भी इनके पास रिपोर्ट्स आई है कि खट्टर साहब के नेतृत्व के अंदर ना कांग्रेस सांसद जीत के आ पाएंगे, ना ही सरकार बन पाएगी। इसलिए मुख्यमंत्री बदल के देखा गया है और ओबीसी चेहरा लेकर के आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कामयाब नहीं होंगे। आने वाले समय में लोग कांग्रेस को एक मौका दोबारा दे करके फिर परिवर्तन करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे।